हे व्हाट्सअप लेजेंड। तो एक न्यूज़ आई है कि जिसमें अमित शाह जी का एक बयान आया है कि जिसमें उन्होंने बोला है कि अगर उनकी सरकार फिर से 2024 में सेंटर में आती है तो कहीं ना कहीं वो दो मुद्दों के ऊपर सबसे स्पेसिफिकली फोकस करते हुए काम करेंगे। वो दो मुद्दे कौन से हैं? वो है पहला यूसीसी मतलब कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, और दूसरा कौन सा है? साइमल्टेनियस इलेक्शन मतलब कि एक साथ इलेक्शन। किसके किसके? लोकसभा और सारी राज्य की विधानसभाओं के इलेक्शन साथ साथ करवाना। अभी एग्जैक्टली यूसीसी क्या है, साइमल्टेनियस इलेक्शन क्या है, इसके बारे में मैं अख्तर अली खान आज आपको इस वीडियो में मीमांसाई प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताने जा रहा हूं। पूरी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। प्रॉपर नोट्स अगर आपको चाहिए तो इसकी पीडीएफ मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब समय नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट आते हैं मुद्दे के ऊपर। व्हाट इज यूसीसी, उसके बाद देखेंगे साइमल्टेनियस इलेक्शन। अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड एग्जैक्टली है क्या? बहुत बेसिक सी बात है, मेरे साथ रहिएगा। मैं पीपीटी के थ्रू नहीं जाऊंगा, पूरा लेक्चर में आपसे बात करूंगा, आप उसको सुनिए। बाकी जितनी भी मेरी बातें वो सब पीपीटी में मेंशन है, एक बार इसको डाउनलोड करिएगा और फिर वहां से इसको पढ़ लीजिएगा। साथ साथ मेरे बता रहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, समझने की कोशिश करिएगा। ये बताइए कि क्रिश्चियन में जो शादी का तरीका है क्या वो मुसलमानों के तरीके से? आंसर क्या होगा? नहीं। क्रिश्चियन में जो शादी का तरीका है क्या वो ज्यूस के तरीके से? नहीं, वो एकदम अलग तरीके से। इसी तरीके से क्रिश्चियन में ये मान लो कि मुस्लिम्स में डाइवोर्स का जो तरीका वो हिंदू के तरीके से? आंसर आएगा नहीं। तो जब सबके तरीके अलग हैं तो ये इनके तरीके लिखे कहां पर हैं? कहां पर हैं ये तरीके? तो बोला ही जाता है ये तरीके हर एक रिलीजन के अपने पर्सनल लॉज में लिखे हुए हैं। मतलब कि मुसलमानों में शादी किस तरीके से होगी, डाइवोर्स किस तरीके से होगा, इनहेरिटेंस किस तरीके से होगी, एडॉप्शन किस तरीके से होगा, मेंटेनेंस किस तरीके से होगी, ये सारी बातें मुसलमानों के अपने एक रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसको पर्सनल लॉ बोला जाता है, उसमें लिखे हुए हैं। क्रिश्चियन के इसी तरीके से अपने हैं, ज्यूज के इसी तरीके से अपने हैं, हिंदूज के इसी तरीके से अपने हैं। साथ में रहिएगा। अब जो ये पर्सनल लॉ है तो फिर प्रॉब्लम किस तरीके से, क्यों अमित शाह जी कह रहे हैं कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड कहें? और यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? अब ये बताइए कि मुसलमानों के अलग हैं, क्रिश्चियन के अलग हैं, ज्यूस के अलग हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये जो पर्सनल लॉ है इसमें कुछ कुछ मैटर ऐसे होते हैं जिसकी वजह से कभी कभी कुछ लोगों के अधिकारों का वायलेशन होता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर लूँ, अब आपको पता होगा कि मुस्लिम्स में जो तलाक का तरीका है वो ट्रिपल तलाक के जरिए से होता है। मुस्लिम्स में भी स्पेसिफिकली जो सुन्नी कम्युनिटी है उसमें जो तलाक का कॉन्सेप्ट है वो ट्रिपल तलाक के जरिए से होता है। अब ट्रिपल तलाक का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जैसे अगर आपकी वाइफ के साथ अच्छे तरीके से नहीं बन रही है तो टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने से बेहतर है कि आप उससे अलग हो जाएं। तो आप क्या लेंगे? डाइवोर्स लेंगे। तो डाइवोर्स का एक तरीका उसमें मेंशन किया गया था ट्रिपल तलाक का। ट्रिपल तलाक क्या कहती है कि अगर आप अपनी बीवी को एक बार बोलते हैं तलाक, फिर बोलते हैं, फिर दूसरी बार बोलते हैं तलाक, फिर तीसरी बार बोलते हैं तलाक, ये जो तलाक है जिसमें पहली बार बोला और जो दूसरी बार बोलने जा रहे हैं उसके बीच में टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए, कुछ दिनों का समय होना चाहिए। उसके पहली बार बोला, कुछ दिनों का समय लिए, ताकि हो सकता है कि पहली बार बोला तो गुस्से में बोल दिया हो, लेकिन कुछ समय जब साथ में रहेंगे, टाइम गुजारेंगे तो हो सकता है मनमुटाव हो जाए तो आपस में फिर से रह लें। अगर चीज़ें ठीक नहीं हो रही तो दूसरी बार बोलो, उसके बाद थोड़ा समय तो हो सकता है कि चीज़ें नॉर्मल हो जाएं, फिर चीज़ें बेसिक वे में आराम से आ जाएं। लेकिन अब फिर भी नहीं ठीक हो रहा तब तीसरी बार आप बोल दो। तो ये है बेसिक ट्रिपल तलाक का कॉन्सेप्ट। लेकिन लोगों ने इसको इतना मिस इंटरप्रिटेट किया कि ट्रिपल तलाक को इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बोल दिया। अब जो बीच में टाइम था उसको खा ही गए सब, तलाक 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 हो गया। और भाई इसमें सबसे अच्छा रोल पता है किसने प्ले किया है? वो है निकाह मूवी ने। भाई सब इंस्पायर्ड है इस मूवी से, निकाह मूवी से। अब क्या हुआ? ट्रिपल तलाक कन्वर्ट किस में हो गई? इंस्टेंट ट्रिपल तलाक में। अब देखो जो भी, अब बहुत सारे अनअवेयर होते हैं, अनएजुकेटेड लोग होते हैं, उनको क्या पता कि उनको तो बस इतना पता है कि ट्रिपल तलाक है, उनको ये नहीं पता कि इंस्टेंट नहीं है, तुरंत तुरंत नहीं बोलना। अब एक साहब है जिनकी बीवी से लड़ाई होगी, खाने में नमक कम मिलाया था तो साहब ने क्या बोला? तलाक तलाक तलाक, साली का नमक नहीं मिला पाती, ये है वो है। अब औरत क्या करे, लड़की क्या करे? इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की वजह से किसको प्रॉब्लम हुई? वुमेन्स को। अब इसी तरीके की प्रॉब्लम और भी अलग अलग पर्सनल लॉज में अलग अलग तरीके से होती है। अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है कि देश में कोई एक लॉ आ जाए जिससे पूर्ण, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे ज्यू हो, चाहे जोरस्टियंस हो, कोई भी हो, सबकी एक तरीके से शादी हो, सबकी एक तरीके से डाइवोर्स हो, सबका सब कुछ एक तरीके से हो।
क्या ऐसा कुछ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? तो आंसर है ऐसा एग्जैक्टली लॉ तो नहीं है, लेकिन संविधान का एक आर्टिकल, संविधान के भाग 4 का जो कि डीपीएसपी है, उसका एक आर्टिकल 44 इस बारे में कुछ रोशनी डालता है। वो ये कहता है कि देश में ऐसा ही होना चाहिए कि एक लॉ बना दो जिसके जरिए से सारे सिविल मैटर देखे जाएं। मतलब शादी कैसे होगी, तलाक कैसे होगी, इसी तरीके से एडॉप्शन किस तरीके से होगा, सब कुछ एक ही तरीके से देखा जाए। कोई एक लॉ बना दो जो कि यूनिफॉर्म हर जगह लगे। सारे पर्सनल लॉ को मर्ज कर दो, सारे पर्सनल लॉ को एक तरफ कर दो और एक लॉ ले आओ जो कि सबके ऊपर इक्वली अप्लाई हो। और उसी चीज को कॉन्स्टिट्यूशन ने अंडर आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड बोला है। अनफॉर्चुनेटली देश में अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लागू है। देश का मात्र एक राज्य है जिसको हम लोग गोवा बोलते हैं, जहां पर एक्सेप्शनली पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। और दूसरा राज्य उत्तराखंड, इसके रिस्पेक्ट में बहुत सारे स्टेप उसने लिए हैं। आप जाके उसके बारे में एक बार पढ़िएगा जरूर कि अभी उत्तराखंड वाले का करंट स्टेटस क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। तो ये था टोटल यूनिफॉर्म सिविल कोड। और अगर देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है तो देश में सभी की शादियां एक तरीके से, सभी के डाइवोर्स एक तरीके से, सभी के एडॉप्शन एक तरीके से हो जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब कुछ लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में हैं, कुछ लोग विपक्ष में हैं। जो लोग पक्ष में है वो ये कहते हैं कि इससे लोगों को राइट्स मिलेंगे, काफ़ी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। लेकिन जो विपक्ष में है वो ये बोलते हैं तो क्या हम अपने जो पर्सनल लॉज हैं, जैसे कि मुस्लिम्स ये कहते हैं कि हमारा जो शरिया लॉ है क्या हम उसको छोड़ दें? अब ये डिबेट है, ये अच्छा है या बुरा है, मैं यहां पर नहीं आ रहा हूं। मुझे जो आपको बताना था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा है या बुरा है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लेकिन किसी भी तरह से कलेश करने की जरूरत नहीं। अपने अपने वक्तव्य को आप रख सकते हैं, कलेश करने की जरूरत नहीं है। वो बोले कि ये वाला अच्छा है, वो बोले कि ये वाला अच्छा है। होगा तो भी देख लेंगे, नहीं होगा तो भी उसको देखा ही जाएगा। इज दैट क्लियर? अब क्या है, ये तो हो गया यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड तो अभी नहीं है, इसका मतलब क्या है, पर्सनल लॉज अभी एग्जिस्टेंस में है। तो एग्जैक्टली भारत में अलग अलग तरह के जो पर्सनल लॉज हैं उनका स्टेटस क्या है उसको अब हम जानने की कोशिश करते हैं। बाकी जो मैंने बातें बताई हैं उसको आप लोग पीपीटी में पढ़ सकते हैं। तो अभी क्या देखना है हमको कि पर्सनल लॉज का करंट स्टेटस क्या है। दैट्स सी। तो पर्सनल लॉज में हम एक एक करके हर एक कम्युनिटी के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदूज के बारे में। हिंदूज किस तरह के पर्सनल लॉ को मानते हैं? फॉर्चुनेटली पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1955-1956 के तहत जितने भी हिंदूज के पर्सनल लॉ से उन सबको कोडिफाई कर दिया गया है। मतलब उनके लिए भारत सरकार के द्वारा एक कानून बना दिया गया और उसमें 4 इंपॉर्टेंट लॉज हैं। मतलब कि हिंदूज में डाइवोर्स किस तरीके से होगा, शादी किस तरीके से होगी, इनहेरिटेंस किस तरीके से होगा, एडॉप्शन किस तरीके से होगा, उनको इन 4 रूल में मेंशन कर दिया गया है। राइट? तो हिंदूज के लिए तो कोडिफिकेशन मौजूद है। इसी के ऊपर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बात बहुत प्यारी बोली थी कि मुझे बहुत फख्र है कि मैं अपनी हिंदू बहनों, हिंदू महिलाओं के लिए कुछ कर पाया और उनके जो पर्सनल लॉज हैं उनको मैंने कोडिफाई करवा दिया। लेकिन मैं मुस्लिम्स बहनों और मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत दुखी हूं कि उनके पर्सनल लॉ को मैं कोडिफाई नहीं करा पाया। ये प्रॉब्लम तब की है, अभी की नहीं है, ये प्रॉब्लम तब की ही है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या हो रहा था इसके बारे में आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। फिलहाल जो हिंदूज पर्सनल लॉ है उनको कोडिफाई किया जा चुका है। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, जो हिंदूज होते हैं उसमें सिर्फ आप हिंदूज को मत मानिए, उनके नाम के अंदर सिख जो होते हैं, जैन जो होते हैं और बुद्धिस्ट, इनको भी इस लॉ के तहत हिंदू ही माना जाता है। मतलब कि अगर कोई सिख है, जैन है और बुद्धिस्ट है, उसके शादी करने के तरीके, ये सब जो चीज़ें होंगी, मतलब इससे रिलेटेड पर्सनल लॉ से मैटर जो भी रिलेटेड होंगे वो इन्हीं 4 लॉ के तहत देखे जाते हैं। कौन कौन और है? हिंदू तो एक हो गए, बाकी के ये 3 और, सिख, जैन और बुद्धिस्ट। इज दैट क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं मुस्लिम्स के बारे में। ध्यान रखिएगा, मुस्लिम्स के पर्सनल लॉज को कोडिफाई नहीं किया गया है। इसका मतलब यह है कि मुस्लिम के यहाँ शादी, ब्याह, डाइवोर्स, ये सारी चीज़ें उनके अपने पर्सनल लॉ के तहत होती है। और वो पर्सनल लॉज उनके कौन कौन से हैं? जैसे कि शरिया कानून है, जैसे कि रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, तो वो सारी चीज़ें मुस्लिम्स अपने अकॉर्डिंग ही करते हैं। लेकिन उनके कुछ कानून को थोड़ा बहुत कोडिफाई किया गया है। जैसे अभी आपको मैंने शुरुआत में बताया ट्रिपल तलाक और इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का कॉन्सेप्ट। मतलब यह है कि भारत में ट्रिपल तलाक बैन नहीं है, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बैन है। और ये इंस्टेंट ट्रिपल तलाक अगर कोई भी बंदा करता है तो उसको इस पर्टिकुलर एक्ट, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट
ऑन मैरिज एक्ट 2019 के तहत दोषी पाया जाएगा, उसको सजा भी होगी, साइमल्टेनियस उसको कंपनसेशन भी दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक है उसका ऑफिशियल नाम क्या है? मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019। इज दैट क्लियर? मुस्लिम्स के लिए पर्सनल लॉ को कोडिफाई नहीं किया गया है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखते हैं क्रिश्चियंस, ज़ोरोस्ट्रियंस एंड ज्यूज, इनके भी अपने अपने पर्सनल लॉ हैं, इनको भी कोडिफाई अभी नहीं किया गया है। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको कहीं ना कहीं यहां तक इंफॉर्मेशन बेहतर लगी होगी। अब हम स्विच करते हैं अपने दूसरे पॉइंट साइमल्टेनियस इलेक्शन के ऊपर। अब ये क्या है साइमल्टेनियस इलेक्शन, क्या है इसके बारे में देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। आप ये देखिए अभी 2024 में इलेक्शन हो रहा है, 2027 में फिर कहां पर इलेक्शन होगा? फिर यूपी में इलेक्शन होगा, फिर आप देखोगे तो 2025 में कहीं और इलेक्शन होगा, 2026 में कहीं और इलेक्शन होगा। आप ये देखो तो पूरे साल भर किसी ना किसी रीजन में किसी ना किसी कोई ना कोई इलेक्शन हो रहा होता है। अब आप सोचो इतने बड़े बड़े इलेक्शन को कराने के लिए हमें जो ह्यूमन रिसोर्स चाहिए ना, वो कहीं ना कहीं हमें यूटिलाइज होता है, या हमें करना ही पड़ेगा, इतना ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होता है। अब जब इलेक्शन होता है तो इसमें ड्यूटी किसकी लगती है? स्कूल के टीचरों की, प्राइमरी स्कूल के टीचरों की, ग्रेजुएशन वाले के टीचरों की, डॉक्टर्स की, अलग अलग जो सरकारी महकमे में लोग हैं उनकी ड्यूटीज लगती है। तो भाई वो अपना काम करें, पढ़ाएं या इलेक्शन में ड्यूटी करते रहें। तो इन सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आया था जिसको हम लोग साइमल्टेनियस इलेक्शन या वन नेशन वन इलेक्शन के नाम से जानते हैं। इसमें क्या बोला जाता है कि जितनी भी इलेक्शन है, चाहे ध्यान रखिएगा, चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो, चाहे जितनी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य की विधानसभाओं का इलेक्शन हो, वो सारे इलेक्शन एक साथ करा दिए जाएंगे। वो सारे इलेक्शन एक साथ करा दिए जाएं। मतलब जैसे मान लीजिए अभी लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है तो साइमल्टेनियसली 28 स्टेट का भी इलेक्शन हो जाए, सबका एक साथ इलेक्शन हो जाए। अब भाई एक बंदा वोट डालने गया है तो वोट डालने गया है, वो लोकसभा वाले के लिए भी एक बार वोट कर देगा और दूसरी तरफ बगल में एक और ईवीएम रखी होगी जो कि उस राज्य की होगी। जैसे मान लीजिए यूपी का है तो यूपी के लिए वो किसी ना किसी पर्सन को चुनेगा साइमल्टेनियसली, वो लोकसभा के लिए भी किसी ना किसी पर्सन को साइमल्टेनियसली चुन लेगा। ईवीएम में 2 बार बटन दबा देगा भाई, एक बार लोकसभा के लिए और एक बार आपके विधानसभाओं के लिए। तो इसी मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। अभी के लिए मैं बता दूं भारत में वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है। 1967 से पहले, देश की आज़ादी के बाद से 1967 से पहले तक साइमल्टेनियस इलेक्शन का ही प्रोविजन था, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ जगह कहीं ना कहीं किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। तो हर जगह कांग्रेस ही थी और सेंटर में भी कांग्रेस थी, तो ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती थी। 1967 के बाद से साइमल्टेनियस इलेक्शन होना खत्म हुए और फिर अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगहों पर इलेक्शन होने लगे थे। अब मैं उस डिबेट में अभी नहीं जा रहा हूँ। ध्यान रखिएगा भारत में अभी साइमल्टेनियस इलेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, ये बेहतर है या नहीं बेहतर है, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी, हाई लेवल कमेटी बनाई थी, जिसने अपनी रिकमेंडेशन 2023 में राष्ट्रपति, जो करंट राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के सुपुर्द कर दी है और उसके अंतर्गत कुछ स्टेप बताए हैं जो बेहतर है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन हो, और कुछ के ऊपर उन्होंने बोला है कि हाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आएगी। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये एक बात की डिबेट है। आई होप यहां तक आपको वीडियो पूरी समझ में आई होगी। अगर किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। स्टे ऑब्सेस्ड एंड खोखली बातें नहीं।